अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज है जी 29 नवंबर और 29 नवंबर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है एक बड़ा अहम दिन, और ये है फ़लस्तीनियों की हिमायत का आलमी दिन, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती का आलमी दिन। और 75 साल से फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से इसराइल अपनी एक हठधर्मी की पॉलिसी और एक गासिबाना पॉलिसी और एक बदमाशी की पॉलिसी और मैं ना मानूं की पॉलिसी और हर एक को अपने से कमतर नीचा समझने की पॉलिसी लेकर चल रहा है, उसकी वजह से ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। और इस मरतबा जो ये 29 नवंबर का दिन आया है तो ये और ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद जो और जुल्म की एक नई लहर वहाँ पर चल पड़ी फ़लस्तीन में, जो कि इसराइली बॉम्बिंग से और कारपेट बॉम्बिंग, ब्लैंकेट बॉम्बिंग जिसको कहते हैं, कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि किस तरफ उन्होंने निशाना लेना है। हर तरफ ही उन्होंने अपने बम बरसाए और उसमें ज़्यादातर जो हैं वो जो कैजुअल्टीज़ हैं वो सिविलियंस की हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं। और इसराइल का एक और तर्ज़ अमल भी देखने को मिलता है कि वो इस तरह की हरकतें क्यों करता है। बेसिकली वो है एक फिटा हुआ बदमाश, और जिसको कहते हैं ना फिटा हुआ बदमाश या फिटा हुआ लौंडा जो मोहल्ले का होता है, जिसको कि ना किसी कॉन्सिक्वेंस से घबराता है, जो ना किसी चीज़ की गलत नताइज से घबराता है। उसको पता है कि उसके साथ कुछ नहीं हो सकता और कोई उसके साथ कुछ करने की जुर्रत नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपनी ताकत का या जो भी उसके पीछे जो बैकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं उसके, जो कि उसको मज़ीद ताकत फराहम करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो वेपन के उसमें हो, तो वो उसको फराहम करते जाते हैं और वो उनका बेदरीग इस्तेमाल करता रहता है। तो जब अक़वाम आलम खामोश हों, जब उम्मत मुस्लिमा सोई हुई हो, तो फिर किसी को भी ये करने का मौका मिल जाता है। और हम आज फिर उसी बात की तरफ आते हैं कि वो हमारा क़िबला अव्वल एक ऐसी जगह है जिसकी अहमियत मुसलमानों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत हो रहा है वो इंसानियत के ऊपर जुल्म है। और उसके हवाले से हमने देख लिया कि मुजाहरे किस तरीके से हुए, दुनिया में लोग किस तरीके से उठ खड़े हुए इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़। लेकिन जो हुकूमतें हैं जो ऐसे लोगों की और ऐसी हुकूमतों की गासिबाना कार्रवाइयों की पुष्टपनाही करती हैं, तो वो हुकूमतें अभी तक टस से मस नहीं हुई हैं। जंगबंदी तो हुई है, 5वां रोज़ जंगबंदी का हुआ, मज़ीद कुछ जो है वो यरगमाली रिहा किए गए, कुछ कैदी रिहा किए गए। 6 रोज़ की अब ये जंगबंदी का सिलसिला है, लेकिन अब इस 6 रोज़ के बाद क्या होता है ये पता चलेगा। जो कुछ भी यूनाइटेड नेशंस ने कहा वो आज तक उस पर किसी भी तरीके से अमल नहीं हुआ। वो सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ बातें थीं, वो कागज़ के टुकड़े थे जिनके ऊपर कुछ अल्फाज लिखे हुए थे और इसराइल ने उन्हें यूं फाड़ कर सबके सामने फेंक दिया और उसकी धज्जियाँ में घेर दी और दुनिया बस देखती ही रह गई। लेकिन जाहिर है हर फ़िरौन के लिए एक मूसा तो है ही, हर उरूज को ज़वाल तो आता है, हर ताकतवर का एक दिन तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद उस ताकत को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई क़ुव्वत उठती है। और यही सारा मामला हम इस मामले में भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। गजा जंगबंदी में तोसी का आज दूसरा रोज़, कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में 37 दिन बाद नौबालूद मलबे से जिंदा निकल आया। आलमी इदारा सेहत ने गजा में अस्पताल तबाह होने से बड़ी अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का आलमी दिन आज दिन मनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में 2 दिसंबर 1977 को करारदाद मंजूर हुई थी। पाकिस्तान रहने के लिए दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट जारी। जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभाले 1 साल मुकम्मल। पेशावर में इस्लामिया कॉलेज के तालिब इल्म ने एमडी कैट में नाकामी पर खुदकुशी कर ली। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज तैयार, आइकून ऑफ द सीज आइंदा साल जनवरी में पहले सफर पर रवाना होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ का ऐलान। कौमी टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। भारत में कई दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब कुछ खबरों की तरफ चलते हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज़। एक वो जो मुहावरा है ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसकी मिसाल सामने आई है। कई बार हमने ये मिसाल सुनी और ये अब मिसाल आई है गजा से। और इसराइली बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन के बाद एक नौमौलूद बच्चा ज़िंदा निकला है। 37 डेज़। आप सोच नहीं सकते, यहाँ 37 आवर्स भी अगर हो या
37 मिनट्स हो तो उसमें एक नॉर्मल बच्चे की क्या बड़े सेहतमंद लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशुमार लोग मलबे तले दबे थे लेकिन जिनको अभी तक नहीं निकाला जा सका था। और फ़लस्तीन की जो सिविल डिफेंस के एक रुकन और फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है और उसमें मलबे से मौजूदाती तौर पर जिंदा बच जाने वाले बच्चे की कहानी बयान की गई है। 7 अक्टूबर से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये जो जारी इसराइल की तरफ से जो जेनोसाइड हो रहा है उस दरमियान ये पैदा हुआ था बच्चा, और मलबे के नीचे देखकर बहुत सारे रेस्क्यू एहलकारों ने उसे मुर्दा करार दे दिया था। लेकिन फिर कई घंटे की मेहनत के बाद उसे मलबे से जब निकाला गया बाहिफाजत तो पता चला कि वो ज़िंदा बच्चा है, और ज़ाहिर है ये सबके सामने एक मौजज़ा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह की कुदरत है, वो जिसको चाहे वो कुन फयाकुन की जो कहानी है वो हम सबको अपनी ज़िंदगियों में नज़र आती है। तो खैर बहुत बड़ी उसकी मिसाल थी। अच्छा, आपको इसी हवाले से उर्दन की तरफ भी ज़रा लेकर चलते हैं। उर्दन में गज़ा की जंग के पेश नज़र क्रिसमस की जो रवायती तकरीबात होती हैं वो मनसूख कर दी गई हैं। अच्छा। और उर्दनी चर्च जो है उसमें भी क्रिसमस सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। वेरी गुड। लेकिन ये होता है जज्बा खैर-सगाली और जज्बा जो इसार कुर्बानी और आपकी एक उम्मत वाला जज्बा। जाहिर है आपके मुल्क में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कम्युनिटीज के रह रहे हैं। अब अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है किसी और जगह पर, और उर्दन तो है भी बड़ा करीब उनके, तो फिर जाहिर है कुछ रिश्तेदार किसी के वहाँ, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलात उर्दन के आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर तो है कि ठीक है जी सही है। दूसरी तरफ वो बाकी जो ममालिक हैं वो अपने अपने धंधों में मस्त लगे हुए हैं भाई। बिल्कुल। और क्रिसमस ज़ाहिर है एक ऐसा त्यौहार है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर हमारे मसीह बिरादरी रहती है वो सारे उसको मनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने ये फैसला किया है तो जाहिर है कुछ सेंटिमेंट तो क्रिश्चियंस का भी होगा इस हवाले से कि भाई हम भी सादगी से मनाएंगे, या जाहिर है अगर चर्च ने कहा है कि हम सादगी से मनाएंगे तो फिर तो क्रिश्चियंस की इसमें हिमायत शामिल है। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और जाहिर है गजा में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते, बिल्कुल वहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, उन पर भी वो जुल्म हो रहा है। क्रिसमस जो है वो अब सादगी से मनाएं, और बल्कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरी रिक्वेस्ट है हमारी जो भी मसीही बिरादरी यहाँ पर मौजूद है, और हर साल हम तो खैर उनके साथ शामिल होते ही हैं एक तरीके से कि जी क्रिसमस जो है उसकी मुबारकबाद उनको देते हैं, और जो भी केक वगैरह होता है वो हम खाते हैं। लेकिन इस मरतबा ये तमाम चीज़ें सादगी से होंगी। अच्छा, एक और फ़लस्तीन वाला मामला था, वो जो आज़म खान पे जुर्माना था ना, जी जो कि 50% जो उनकी उस पर जुर्माना था, तो वो पाबंदी जो है वो जुर्माना ख़त्म कर दिया। अच्छा। बड़ी उनके ऊपर तनकीद हुई भाई, बड़ी उनके ऊपर ले दे हुई सोशल मीडिया के ऊपर। फिर उसके बाद उन्होंने जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद उन्होंने इसको मनसूख कर दिया। तो अब वो 50% जुर्माना जो है वो नहीं है। अच्छा, बेसिकली ज़ाहिर है इस बात की इजाज़त तो नहीं होती खिलाड़ियों को कि वो कोई ऐसी चीज़ पहने या दिखाएं जिसमें अपने ज़ाती पैगामात या जो भी उनके पॉलिटिकल व्यूज़ हैं या जो सोशल और रिलीजियस व्यूज़ हैं वो अपने साजो सामान के ज़रिए पेश करें। उसके लिए आपको टीम ऑफिशल्स जो हैं या फिर PCB क्रिकेट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की जो मंजूरी है वो ज़रूरी होती है। तो लेकिन चूँकि ये इस वक्त मामला ऐसा है कि ये सेंटिमेंट सबका बहुत हाई है, ऐसा ये पॉजिटिव जेस्चर है PCB की तरफ से कि उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। और थोड़ा सा रैत अगर PCB पे ICC का गिर जाए तो बर्दाश्त कर लें भाई, आप लोग अपनी पॉलिसी के तहत उससे निपटें। आप लोग उनको बताएं कि हमारी स्टेट पॉलिसी क्या है भाई। एक है तुम लोगों की पॉलिसी, फिर एक है हमारी पॉलिसी, और फिर है एक स्टेट की पॉलिसी जो हम दोनों से, तो हमारे लिए हम दोनों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमारी एक हुकूमत बैठी है, एक निज़ाम चल रहा है, उस हुकूमत का एक निज़ाम का एक हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है। लोग यहाँ पे नहीं बर्दाश्त करते, आप तो हुकूमत तो छोड़ दें, आवाम ही उठ खड़ी होगी आपके लिए, आपके खिलाफ। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। अब उनको थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना मर्द बन के मनाएं, तो मर्द बन के उनको समझाएं, वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब बिलावल की शादी होने वाली है, बिलावल की हवाले से, लेकिन होगी तब जब हुकूमत होगी। ये इनकी शादियों का एक पैटर्न, बिल्कुल ये जिसकी भी शादी होती है ये आप जहन में रखिए, हुकूमत भी उसी की होती है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली शादियां करते तब है जब हुकूमत होती है। बहुत सारी फैसिलिटेशन मुख्तलिफ मामलात में लोगों को मिल जाती है, हॉल मिल जाएगा अच्छा सा, और क्या होगा, बड़ी सलामियां मिलती हैं। सलामियों का तो इस मुल्क में रिकॉर्ड ही नहीं है। उनको सलामियों की क्या जरूरत है, वो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं भाई, इनको क्या है? सर क्या बात कर रही हैं आप? उनको तो घरों के गिफ्टों की भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाहौर में उनको एक बड़ा गिफ्ट तो मिला हुआ है ना। क्या है गिफ्ट दिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम? तो सलामियां भी ऐसी इसी तरह। अब वो घर क्यों भाई? भाई कोई घर दे, कोई गाड़ी दे, कुछ भी दे, आपको क्या फर्क? वो तो खैर दोस्ती है भाई। अब अगर आप मुझे कोई घर दे देंगी तो क्या एतराज होगा किसी को? हाँ, बस हरकतें मेरी सीधी होनी चाहिए। हरकतें हो आपकी जैसी भी हो, आप मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे गिफ्ट दिया, आपकी हरकतें मेरी हरकतें कुछ भी हो भाई,
हमारी दुनिया में शोहरत कुछ भी हमसे हो, कहाँ कंपैरिजन लेकिन भाई, अगर हम कौन सा गिफ्ट पब्लिक देते ऑफिस तो क्या? होल्डर हैं? हम पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ये पब्लिक बात ऑफिस है, ये आप होल्डर ध्यान में नहीं है, रखें। एंकर हैं हम भाई। हम पब्लिक ऑफिस हमें तो होल्डर कोई नहीं गिफ्ट है। देता नहीं है, और सबको दे देते हैं। एंकर्स पे भी वैसे इस चीज की पाबंदी, एंकर्स तो खैर नहीं, सारे सहाफियों पे इस चीज की पाबंदी होती है। हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें कहा रुपए के मुताबिक 5,000 से ज्यादा का तोहफा अगर कोई आप ना आपको ले दे भाई, आप इस तो पे आप अमल उसको करें, वापस मैं कर नहीं दें। अमल कर रहा हूँ, ठीक है। ये आइंदा आप अगर जो है ना वो मुझे किसी 5,000 रुपए की चीज से ज्यादा की का तोहफा चीज मिले तो वो मना करते मैं हैं। उसको जब्त कर लूंगा। अच्छा, पता नहीं कुछ जगहों पे मना करना होता है, कुछ जगहों पे कहते हैं कि सहाफी भी डिक्लेयर कर देते हैं अगर वो कोई चीज मैं होती तो है कि ले मुझे इस भी तरह लूँ, से खा मिले। भी जाऊँ। अच्छा, सीधी सी बात है, कोई मैं इसमें दो राय रखता ही नहीं हूँ भाई। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, डिक्लेयर कर लो, 5,000 ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये आप जाने, आपका काम जाने भाई। हाँ सही बात ठीक है, है, वैसे वाकई सही मैं बात इसको प्रैक्टिकली देखूंगा। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया तो उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ओके भाई, खा जाऊंगा। अच्छा, मैं और एक मीडिया की कवरेज के हवाले से भी, आप हुकूमत में होते हैं तो आपकी मीडिया की कवरेज एक और लेवल की होती है। अगर आप वजीर आजम वैसे भी होगी, बिलावल की शादी होगी, चाहे बिलावल जो है उनकी सर हुकूमत हो चाहे ना हो, थोड़ी फिर आप सी देखिए ऐसी थोड़ी ऐसी सी आप खबरें रिसर्च करें डिचिक हर और जगह चल रहा होगा। आप ये देखें कि जिस अहम शख्सियत की शादी हुई, क्या वो उस वक्त हुकूमत में था या नहीं था, बस तो ये आप अगर देखें। नहीं भी होगा तो बिलावल की शादी की खबरें बनेंगी भाई। मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं। इनको बुला लेना, देखो ये इधर ही बैठ के शुरू हो गए, चल रहा होगा ये बुलाना। इस बेनजीर नाचीज भुट्टो की को, शादी ले आ रही ककरी ग्राउंड में। ओ हो हाँ वो था बिल्कुल। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। हुकूमत में थे ये शादी किस साल हुई थी याद नहीं मुझे, सॉरी। गूगल गए? तौबा मैं भूल गया। अच्छा बहरहाल आप शादी की खबर दें। मैं खबर देती हूँ, ये गूगल कर रहे हैं। अच्छा, हुआ ये है कि मीडिया में ये खबर आई है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनकी शादी से मुताल्लिक खानदान में मुशावरत शुरू हो गई है जी। बात है। तो आपस में बैठना उठना और गपशप लगाना इस हवाले से शुरू हो गया है। लिस्टें बन रही होंगी भाई कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। अच्छा, लड़की भी पसंद कर ली गई है और फिलहाल 87 में मैरिज हुई थी उनकी। अच्छा, 88 में नहीं हुई थी, 88 में हुकूमत आई थी उनकी। पीपल्स पार्टी की? जी पीपल्स पार्टी की 88 में हुकूमत आई थी ना। सिंध में भी नहीं थी? अरे भाई मैं बात कर रहा हूँ फेडरल हुकूमत, वजीर आजम बेनजीर। अब मैं सारी रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, खुद पे कुछ रिसर्च करके आया फिर मुझे याद है ककरी ग्राउंड में डांस डिचिक। वो आपको सिर्फ नहीं याद, वो सबको ही याद है। वो मतलब कुछ लीडरान की शादियां ऐसी होती हैं कि जो हमेशा याद रह जाती हैं। खैर बहरहाल लड़की पसंद कर ली गई है इनके लिए और इस मामले में मजीद तफसीलात सामने अभी नहीं लाई जा रही हैं, लेकिन जरदारी साहब ने ये ऐलान किया ना पीपल्स पार्टी ने। हो गया लड़की पसंद? जी, ये उन्होंने ये इतना पता चल गया है। आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जल्द अज जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं और खाला और फूफो ने शादी के मुख्तलिफ प्रपोजल्स फैमिली के सामने रखे हैं और बिलावल प्रपोजल रखे तो लड़की पसंद कैसे हुई? ये तो खैर खबरें में तो यही आ रहा है। अच्छा, खबरों में अलग अलग मुतज़ाद खबरें नहीं, फिलहाल तो एक ही खबर है जिसमें ये सब कुछ छपा हुआ है। अच्छा, बिलावल की शादी से मुतालिक दिलचस्प बहस जो है वो उसका आगाज उस वक्त हुआ जब 2019 में इस हवाले से आसिफ जरदारी साहब ने बाकायदा ऐलान किया था कि बिलावल शादी के लिए राजी हो गए। तो पहले राजी नहीं थे क्या? मतलब करनी तो है बिलावल भाई करनी तो है, अब देखे चाहे ऐसे चाहे वैसे तो कर लें। फिर हुआ ये कि इसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा था कि उनकी शादी के लिए लड़की उनकी बहनें पसंद करें। ऐसा ही होता है महज़ब तो बहनें देखेंगी, अच्छी बात है। हाँ बस वो बहनें, चलो अब इस पे आई रिजर्व माय कमेंट्स। तो भाई बहनें पसंद करती हैं, इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव चीज है, वेरी गुड। मैंने तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही आपने हुआ कहा मुहज़्ज़ब मुआशरों में, कौन सा मुआशरा ऐसा है जिसमें बहनें ना पसंद करें तो मुआशरा ना मुहज़्ज़ब रह जाएगा भाई। तो खैर बहरहाल इनकी शादी के हवाले से मुशावरतें शुरू हो गई हैं और लड़की पसंद करने की डिक्लेरेशन भी आ गई है और अवैस का नाच तैयार है बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कौन है वो खातून कि जो इनके साथ देखेंगे, लाजिम है कि हम इस ज़वाजी बंधन में बंधेंगी और देखते हैं शादी की डेट कब आती है। तो बहुत मुबारक हो जहाँ पर भी हो, दोनों के लिए बाइसे बरकत और बाइसे ब्रेक भी हो। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज हम आपको मिलवाएंगे एक बड़ी ख़ास शख्सियत से और वो ख़ास इसलिए है कि काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है। किसी गैर इस्लामी शख्स को इस्लाम के दायरे में लाना ये बुलंद तरीन नेकियों में से एक है और काम भी ये बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है जिस शख्स को आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं या उसको इस्लाम की तरफ राग़िब कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो ज़ाहिर है अगर आपसे रिलेटेड है या आपसे कनेक्टेड है तो वो आपका कॉन्डक्ट देखता है। अब ज़ाहिर है आपका कॉन्डक्ट भी ऐसा हो कि वो अगले को इंस्पायर करे, अगले को यकीन दिलाए कि आपका मज़हब जो है वो हक़ है और उस हक़ के
लिए उसको भी आना है। यही नेक काम एक ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और वेटलिफ्टर बाय द वे, ये पाकिस्तान की पहली वेटलिफ्टर रही हैं, मरियम नसीम, पावर लिफ्टर सॉरी, और मरियम नसीम इनका नाम है। इनको हमने प्रोग्राम पे पहले भी दावत दी थी जब ये मकबूल हुई थी अपनी पावर लिफ्टिंग की वजह से। आज इन्होंने एक और ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से ये उससे ज़्यादा मजीद मकबूल हो गई हैं, और इन्होंने अपने होने वाले शौहर, जो कि उस वक्त इनके होने वाले शौहर थे, उनको कलमा पढ़ा कर मुसलमान किया। अब इनका निकाह हो चुका है, ये पाकिस्तान अपनी फैमिली से केन को मिलवाने लाई, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इनका निकाह हुआ माशाल्लाह से, और अब ये वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। इनसे हम इनके सारे सफ़र पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। Walaikum assalam and thank you so much for having us. थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। मरियम, मैं चाहूँगा कि आप और केन, आप दोनों मिलकर ज़रा अपनी कहानी हमें सुनाएं कि आप दोनों की जो मोहब्बत है वो कैसे हुई और कैसे फिर ये इस्लाम तक पहुँची और फिर इस्लाम में आपने दाखिल किया केन को। I think it started because हम लोगों को दोस्तों ने इंट्रोड्यूस करवाया था and we ended up becoming very good friends. I hope कि आप लोग माइंड ना करें कि मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ because इसको समझ नहीं आएगी. And then we just met through mutual friends. We ended up becoming very good bilingual रख लें। friends. अच्छा, Sorry? बायलिंगुअल रख लें, So we मरियम, ended- थोड़ा हमारे लोगों को भी समझ आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So then हम लोग अच्छे दोस्त बन गए and then slowly we just started connecting because जो वैल्यूज मुझे चाहिए थी अपने लाइफ पार्टनर में वो मुझे केन में नजर आई हैं, बट माइनस द इस्लाम पार्ट। तो when we were just getting involvement से पहले I just had that conversation that as a Muslim woman I can't marry, मैं एक नॉन मुस्लिम बंदे के साथ शादी नहीं कर सकती। And would you look into conversion, मतलब क्या तुम जी, ओपन होगे सही है। conversion के लिए, because it's a very big decision. And then Kane जो था, he was very open, he was very accepting. बिल्कुल। And इसने मुझसे पूछा, इसने अपनी रिसर्च खुद की, स्लोली इसको कुछ एक चीज़ें मेरी पसंद आने लग गई, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो कि गोरा कल्चर में नहीं होती बट हमें इस्लाम सिखाते हैं, एंड दैट्स जस्ट बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और उनसे ये इंस्पायर हुआ एंड खुद अपनी इसने रिसर्च की। व्हाट मेड यू कन्वर्ट? So as we said, in order to progress. Yes, हाँ, Kane, now बिल्कुल, your Kane, version. now your turn, your She's turn. given her version, now we बिल्कुल। want your version. What happened? And tell us a little about your own background as well. Were you always settled in Australia, or did you, or do you belong to some other place? What is your family like? How did they receive all these decisions of yours? Yeah. So I actually, I grew up in Melbourne, Australia. So like, it's not very exciting in terms of that. But Okay. my just at the end of the day, they just wanted to see me happy. So as long as I was happy, they know that I would hopefully make the right decision, and they support whatever I want to do. So they've been very supportive, and they've been great. And then also just explain to them about how you decided that you would like to become a Muslim. Yeah, absolutely. So Yes, what inspired you to become a Muslim? What was your research like? yeah, definitely. So she's a very kind and generous woman. So I was very inclined to learn more about Islam. She told me that the people are very peaceful. So over here, we've got definitely a very different conception about that. It's a misconception. So to learn more about that, and then also as well, she's just a very generous person. So as I learned more and more, it's still baby steps, but as I learned more and more about like zakat, and just, if you're in a position to give, for charity, I think that's really good. The fact that what inspires me as well is that they want women to be treated respectfully, and that is a value that I really respect. And also as well, like I said, like they're not violent people, so as I'm on the journey now, it's, baby steps, but she's very supportive and allowing me to make that journey on. So no, it's great. Great. Right. And how was the response of both families, मरियम? दोनों families, आपकी ज़ाहिर है पेशावर में आप आई, हमने वो भी तस्वीरें देखी, और केन की फैमिली, इन दोनों families ने कैसे इस सारे डिसीजन को और शादी के बंधन को लिया? I knew Because that I culture भी wanted to. different है आप मुझे दोनों पता- का।
कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब जब इनिशियली थोड़ी सी हमें ट्रबल हुई थी मतलब मुझे इसको अंडरस्टैंड करने में ट्रबल हुई थी, इसको मुझे अंडरस्टैंड करने में ट्रबल हुई थी, बट बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप थी तो वी वर एबल टू सिट डाउन. और ये मुझे हमेशा बोलता था बी ओपन टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस. जो भी अच्छे डिफरेंसेस हैं, एज लॉन्ग एज डिफरेंसेस पॉजिटिव हैं, उन बी ओपन टू एक्सेप्ट. जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब मुझे निकाह करना है, आई जस्ट वांट टू मेक एवरीथिंग हलाल एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट माय फैमिली इज मतलब ऑन द सेम पेज एज वेल. आई स्पोक टू माय मम वाज ओके. पार्ट ऑफ इट, या. मुझे फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ शिफा. It was very easy. Our entire relationship journey, everything was so easy. I think मेरी जो relationship, माशाल्लाह, ये relationship मुझे ये चीज़ realize करवाता है कि when things are meant to be, जब अल्लाह पाक ने आपकी ज़िंदगी में किसी को, जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी में किसी को लाना होता है तो everything is super easy. and काफ़ी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इस तरह से फेस नहीं करनी पड़ी. इसकी भी फैमिली was so open. His sisters, everyone, just no opposition at all. क्योंकि हम कुछ गलत कर नहीं रहे, हम कुछ गलत कर नहीं रहे, तो I don't think कि किसी को opposition होनी भी चाहिए. बिल्कुल. तो इसमें कोई opposition नहीं थी तो फिर तो कुछ भी फिल्मी ना हुआ, फिर इसका मतलब है. ये तो है, लेकिन मैं खुद थोड़ी डिफिकल्ट पर्सन हूँ, तो इसको जो भी वो फिल्मी वो I'm not an easy person. I'm not an easy person. ये तो फिर केन खुद बता सकते हैं. हाँ. Ken, I was about to ask you. Ken, I was about to ask you. I have known Mariam for quite some time, and after looking at her posts, and I don't disagree with her most of the times, but she is an opinionated, headstrong woman, whose concepts are very clear about life and about principles. So, how difficult was she, or how difficult does she get? Be honest, it's okay. Yeah, absolutely. As a very strong woman like that, she can be. It can get very difficult, but underneath all of that is just this beautiful and kind, just warm soul, nurturing. It's just once you get to get through that, which luckily I was able to. I was able to just see all of that, and I was like, wow, not only like. The people that respect you and everything like that, but if they knew who you were deep down as well, like you would just like, yeah, it would really surprise a lot of people. So I feel very lucky that she has chosen me to be able to, share our life together, and that I get to see that because it's beautiful. ये सारा मैंने सिखाया है इसको. Right, and how was Pakistan? How did you find Peshawar? शाबाश, ये आपने जो स्क्रिप्ट पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया है स्क्रिप्ट. It was very different, like the culture is everyone's hospitality is really great. One thing that was hard for me to adjust to was the driving. It was just, compared to over here, there's a lot of rules and regulations and a lot of traffic lights, and over there, like you pass like maybe 2 traffic lights, and then sometimes they wouldn't use the traffic lights, so it was very uneasy that way. But no, when I was in Pakistan, I was very welcomed, and I was treated very, very special. So it was lovely. Right. So finally, Mariam, where is the next ceremony? ऑस्ट्रेलिया में होना है, वलीमा कहाँ होना है, क्या होना है, ये भी बताएं. And where is the invitation? हाँ, ये भी बताएं. बिल्कुल. मैं अभी से इनवाइट कर रही हूँ. We're actually planning a destination wedding because पाकिस्तान में unfortunately हो नहीं सकता, even though I want that to happen in Pakistan, only because मेरे जो friends हैं, they are from different parts of the world and everyone wants to come together. So we're still undecided. अभी तक decide नहीं हुआ, but it's going to be in a different country. Not Australia में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, somewhere tropical, close to the beach. We're looking forward to it, but अभी कोई इतना decide नहीं किया. बस अभी सिर्फ इतना पता है कि destination wedding होगी इंशाल्लाह. चलें, ज़बरदस्त. फिर हम जो है वो उस हिसाब से कपड़े बनवा लेते हैं, बिल्कुल, ताकि फिर डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से हम रेडी होकर आएं. जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मरियम एंड केन. बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड लव टू बोथ ऑफ यू, एंड अल्लाह आप लोगों के रिश्ते में बरकत डाले और इसको इसी तरह मोहब्बत और प्यार से चलाता रहे. सुबह सवेरे पाकिस्तान.
सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक बहुत ही तशवीशनाक खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एक लड़की की तस्वीर कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उन तस्वीर के बारे में ये बात तो खैर साफ नज़र आ रही थी कि वो तस्वीर जो है वो फोटोशॉप करके बनाई गई है, फेक तस्वीर है, मुख्तलिफ लड़कों के साथ उस लड़की की तस्वीर वायरल की गई। लेकिन उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, उस जिरगे ने उन तस्वीर की बुनियाद पर इस लड़की के कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया और फिर उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। अब ये हुआ है इस मुल्क में जहाँ पर हम देखते हैं कि इंसाफ के निज़ाम के हवाले से वैसे ही बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर बहुत सारे जिरगे ऐसे होते हैं जो बड़े पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ये वो जिरगे होते हैं जो कि बिल्कुल उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। और अब ये जो लड़की है जो अपनी जान से गई है, इसके पूरे वाक़े की तफसील हम जानना चाहेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काका खैर साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, बताइएगा जी वाक़े की तफसील क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल अवैस साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कोहिस्तान के ज़िला पालस के जो गांव है बरसरियाल में पेश आए इतवार के दिन। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब दो लड़कियों की तस्वीर दो लड़कों के साथ एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई। तो फिर मकामी जो जरगा था वो बैठ गया, उन्होंने जो है फ़ैसला किया कि इस लड़की को कत्ल किया जाए। और जब इस लड़की को कत्ल किया गया तो फिर ये मामला सामने आया। खुशी तौर पर मीडिया ने इस मामले को उठाया और फिर जो है पुलिस हरकत में आई और कार्रवाइयाँ की गई। अब तक जो है इस लड़की का जो वालिद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लड़के जिनके साथ इन लड़कियों की जो एडिटेड तस्वीर वायरल की गई थी उसमें से एक लड़का रुपोश है जबकि दूसरा लड़का रहमत शाह, उसको पुलिस ने तहवील में ले लिया है क्योंकि उनके जान को भी बताया जा रहा है कि ख़तरा है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये 2011 में भी इसी तर्ज पर एक वाक़या पेश आया था जब एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफसोस किया गया था। उसमें भी कई कीमती जानें जो है वो गई थी और यही बताया गया था कि गैरत के नाम पर जो है इनको बिल्कुल ठीक है। वो वाक़या हमें याद है, वो वाक़या जो है वो गैरत के नाम पर उनको कत्ल करने का वाक़या था। वो वीडियो थी जिसमें वो रक्स कर रहे थे, किसी शादी वगैरह की वीडियो थी। बहरहाल वो लड़के थे कई, बिल्कुल उसमें वो कुछ अलग मामला भी थे। ये जो मामला हुआ है इस मरतबा, इसमें लड़के जो है उनके हवाले से जिरगे ने कोई हुक्म सादिर नहीं किया था, सिर्फ लड़की को ही कत्ल करना था उन्होंने। जी अवैस साहब, ये जब मकामी जरगा बैठा तो उन्होंने फ़ैसला किया कि लड़की को कत्ल किया जाए। जो हमारी इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि लड़कों का अभी यही मनसूबाबंदी की गई थी कि उन्हें भी कत्ल किया जाएगा। लेकिन सबसे जो पहला है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में यही एक सबसे बड़ा मसला आप कह लें या हमारी रिवायात में सुकम कह लें कि यहाँ पर सबसे पहले जो है ख़वातीन को टारगेट किया जाता है कि उन्होंने क्यों इतनी गफलत की, क्यों पर्दे का ख्याल नहीं रखा, क्यों उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और क्यों उनकी तस्वीर जो है लड़कों के साथ वायरल हुई। तो ये एक मामला था कि पहले उन्हें कत्ल किया गया। ये बताइए कि ये जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलाई गई थी और जो फोटोशॉप के जरिए एडिट की गई थी, तो ये पता चला है कि ये किसकी तरफ से कार्रवाई हुई थी? जी ये बताया जा रहा है कि अमान दीदार नामी एक लड़का है जिनके वाल से ये तस्वीरें शाया की गई थी। ताहम अब तहकीकात जारी है। FIA, साइबर क्राइम और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इसको देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी इस वाक़े का सख्त नोटिस लिया था। लेकिन वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब कोई इलाका पासमानदा हो, वहाँ पर सिर्फ 17% मर्द जो है ख्वानदा हो, तो वो इलाके में इस तरह के वाक़यात रुनुमा होना जो है वो एक मैं कह सकता हूँ कि यकीनी बात है, क्योंकि वहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। वहाँ पर बिजली नहीं, पानी नहीं, दूसरे सहूलियात नहीं। फिर वहाँ का अगर लोग तालीम याफ्ता ना हो तो फिर उनको ये पता नहीं चलता कि एडिटेड है या रियल है या जो जी। हाँ। तो ये वाक़या भी इसी तरह पर पेश आया कि लड़की के खानदान वाले जो हैं उनके साथ क्या हुआ और क्या वो भी उसमें इन्वॉल्व थे कत्ल करने में?
देखिए ये जरगा बैठा किया मकामी, जिस तरह हमारे कबीली इलाकों में एक रिवाज है कि जितने भी अहम मामलात होते हैं उसका फैसला जरगा ही करता है, उसके बाद कहीं जाकर पुलिस के पास मामला जाता है। तो ये मकामी जरगा बैठा, उनके जितने भी मशरान थे उन्होंने अफ़वाम तफ़हीम से ये गैर कानूनी तौर पर या नाजायज़ तौर पर यह फ़ैसला किया कि लड़की को कत्ल किया जाए। उसमें न सिर्फ लड़की का वालिद मुलव्विस था, बेटा था, उनकी राय भी शामिल थी, बल्कि उनके दूसरे जो रिश्तेदार थे, चाचाजाद भाई था, कुछ और करीबी रिश्तेदार थे, वो भी बैठे थे और उनकी रज़ा भी शामिल थी। तो उसके बाद ही यही फैसला किया गया और उसके बाद इनको कत्ल किया गया। ये जो आपने कहा कि ना उनके घर वाले अब क्या कहते हैं, तो अब तो मामला पुलिस के पास चला गया, अदालत में चला गया, तो अब तो पुलिस और अदालत ही इस मामले को देखेंगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हम जो है इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात रुनुमा न हो, क्योंकि ये दूसरा वाक़या है और दूसरा वाक़या भी इसी ज़िले से है। शुक्रिया अदा करेंगे जी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि वाक़े की तफसील से आगाह कर रहे थे। और वाकई अफसोसनाक बात है, जहाँ पर इल्म ना हो, जहाँ पर जहालत ना हो, जहाँ पर बेटी को इंसान ही ना समझा जाता हो, वहाँ पर यही वाला मामला होगा। क्योंकि अगर जुर्म हुआ है तो दो लोगों ने जुर्म किया है, तो आपने सज़ा देनी है तो दो लोगों को दें। अव्वल तो वो वैसे ही सज़ा गलत है, लेकिन देनी है तो दो लोगों को सज़ा दें। लेकिन नहीं, क्योंकि बेटी जो है उसके साथ एसोसिएट है और उसको ख़त्म करने से शायद हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में। बिल्कुल जी, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पुलिस के हवाले से कल एक खबर सामने आई जिसके अंदर पाकिस्तान के दो क्रिकेटर्स यानी सुहेब मकसूद और आमिर यामीन, इन दोनों ने ट्वीट किया और इन दोनों ने कहा कि जी हम ट्रैवल कर रहे थे, हमें रास्ते में पुलिस ने रोका। सिंध पुलिस थी, सिंध पुलिस ने रोका, सिंध पुलिस ने रिश्वतें ली, सिंध पुलिस ने हमसे कहा कि जी आप लोगों की जो है वो जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो हाई बीम पर हैं और हाई बीम पर नहीं होनी चाहिए। तो हमने बताया कि भाई अंधेरा बहुत ज़्यादा है और हमें आगे नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए हमने हाई बीम पर रोकी हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसका लाख रुपए जुर्माना है और फिर 8-10 हज़ार रुपये फिर उन्होंने मामला तय किया। बार बार हमसे रिश्वत मांगी जाती रही और ये वाक़या जो था वो इस तरीके से हुआ कि हमने उनको अपना तारुफ भी करवाया और तारुफ करवाने के बावजूद उसके बाद उन्होंने रेट और बढ़ा दिया होगा। पता नहीं रेट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, लेकिन रिश्वत मांगी गई। और उन्होंने एक और चीज़ की, वो ये की ये लिखा सुहेब मकसूद ने कि शुक्र है कि हम जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाब पुलिस जो है वो बेहतर है। बेसिकली उनका मकसद ये था कि हम शुक्र है कि सिंध में नहीं रहते हैं, वरना सिंध पुलिस तो हमें खा जाती। बेसिक मकसद उनका ये था। तो अब ये जो पुलिस वाले मामलात हैं इसके ऊपर हमने खैर सुहेब मकसूद से बात की। उन्होंने कहा जी मैं आपके प्रोग्राम में आऊँगा, बात करूँगा, इस हवाले से वाक़या अपना सुनाऊँगा कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद उनका फ़ोन जो है वो बंद जा रहा है, पता नहीं वो पुलिस के डर से है या किस वजह से है, लेकिन हमें नहीं पता भाई क्या हो सकता है। सो रहे हो? हाँ सो रहे हो, बिल्कुल। सुबह सवेरे तो उठता भी कोई नहीं ना है, रात में कंफर्म करके सो ही जाता है। नहीं, रात में कंफर्म भी करते हैं लोग कि हाँ जी ठीक है हम कल बात करेंगे। मैं उठने का कह रही हूं, उसके बाद नहीं उठ पाते। हाँ, उठ नहीं पाते। तो बहरहाल ये मामलात होते हैं। उन्होंने एक बड़े इंपॉर्टेंट उसके तरफ प्रॉब्लम की तरफ जो है निशानदेही की है उसकी, और ये हम सब चाहेंगे कि आप इसमें अपनी जरा जो इज़ारे राय है वो हमें दीजिए, इज़ारे ख्याल कीजिए, बताइए कि पुलिस के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा है और पुलिस जो है उसने क्या कभी आपसे रिश्वत ली है। पुलिस जो है वो सिंध पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है? क्या पुलिस में करप्शन है? और ज़ाहिर हम ये बात नहीं कर रहे कि हर पुलिस ऑफिसर ख़राब होता है ना, तौबा तौबा तौबा, ऐसी बात हम कभी भी कर नहीं सकते भाई। हम ये कह रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर ख़राब हैं, आपका क्या ख्याल है? काली भेड़ें जो है वो ज़ाहिर है पूरे डिपार्टमेंट को ख़राब करती है। आपको क्या लगता है ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है? ज़्यादातर तजर्बात कैसे होते हैं आपके, ये हमें बताइए। कॉल करके हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। सिंध पुलिस वाले भी बताएं और पंजाब पुलिस वाले जो भी तजर्बात हैं अपने वो बयान कीजिए, ठीक है जी। और पुलिस वाले भी अगर चाहें तो कॉल करके बता सकते हैं, हम उनको भी मौका देंगे। पब्लिक ने हमसे बदतमीजी की है, कुछ इस किस्म का। पब्लिक भी बड़ी बदतमीजी करती है, तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हाँ, तुम जानते नहीं हो, फोन मिलाओ, ये बात करो डीएसपी से, तो वो खैर बहरहाल। मियां हक नवाज साहब हैं जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। खुशाब फैजाबाद से बोल रहा हूँ। जो रात मैं स्टैटिस्टिक ऑफिसर, रिटायर्ड स्टैटिस्टिक ऑफिसर हूँ जी सर, बताइए। तो मैंने ट्रैवल किया है सारा सरहद पे, सिंध पे, सादकाबाद से आगे चले जाओ जिस वक्त, तो आदमी अपने आप को गैर महफूज समझता है।
और 50-50 किलोमीटर क्या हर जगह जनाब पुलिस वाले बंदे को हिरासा करते हैं। अल्लाह की कसम पे ये पाकिस्तान का जो पुलिसिंग निज़ाम है इतना बदतरीन निज़ाम है, जिसके हमारे आईजी और जो बैठे हैं ये तनख्वाहें ले रहे हैं। अल्लाह की कसम है किसी आदमी को कोई इंसाफ नहीं है, कोई पुलिस वालों से डर लगता है देख के। चाहे तो ज्यादातर तजर्बा ऐसा ही रहा है आपका? जी, चाहे पंजाब पुलिस हो चाहे कोई, आपने अगर थाने में जाना है कोई शिकायत लिखाने तो सामने वो मुंशी साहब बैठे होता है, वो कहता है इधर आप मुंह उठा के आ जाते हो, हमको आपके बाप के नौकर है। ऐसे जी तो आप अपना मुंह रख कर आया करें घर पे। वो बेचारा ये कहने की कोशिश कर रहा हो, किस तरह की बात करते हैं ये पुलिस वाले भाई। तो फिर अच्छा, रिश्वत वगैरह कभी ली गई आपसे? मैं कहता हूँ मैं तो खुदा ने मेरी 4 साल एज हो गई है, मौका नहीं दिया, लेकिन मेरा तजर्बा है, मैंने देखा, मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, मैंने सुना है। और सिंध में तो मेरा जाना, सिंध में तो मैंने रिश्वत दी है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। और मैं एक दफा सर सुने, एक दफा मेरा गाड़ी पे जाना हुआ है इस्लामाबाद, तो सामने वो जो शाहराह है ना अपना श्रीनगर जी, उस पे एक पुलिस की चौकी आती है, वहाँ पे गाड़ी वाले ने हमें रोका। ये उसका साल की बात है। सही है। तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि यार उसने 500 रुपया मांगा मेरे ड्राइवर से। तो हमने कहा यार हम जो इसमें बम बारूद और कोई लेके आ रहे हो तो फिर क्या बनेगा। उसने कहा अल्लाह करे 500 दो और अल्लाह करे पूरे इस्लामाबाद को उड़ा दो। देखो कैसी बातें करते मतलब हैं। बेचारा किसी गुस्से में बैठा हुआ होगा ना बेचारा, बस बेगम से लड़ाई हुई होगी या बेगम ने निकाला होगा घर से बाहर, लेकिन बाहर यकीन करे खुदा की कसम है पुलिस। और सिंध में तो मेरा अक्सर मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, मेरा आना जाना हुआ है सिंध में। तो अगर आप रात को जा रहे हैं करीब, हम कार लेके आ रहे थे तो उन्होंने हमें रास्ते पे रोक के हमारी जो है ना, हमने 40,000 रुपया आप दिया उनको, तब हमारी जान छूटी है कि कहीं 5,000 कहीं 2,000 कहीं 3,000। भाई बड़ा बुरा तजर्बा रहा है जी हकनवाज साहब का। बाकी लोगों से भी हम कहेंगे अपने तजर्बे जो है वो अपने साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया जी हकनवाज साहब, आपने अपने तजर्बात से आगाह किया। आप थोड़े गुस्से में थे, अच्छा हुआ कॉल अपने रोक दी, वरना मुझे लग रहा था कुछ जज्बात की रोह में कहीं बह के निकल जाते ही, ऐसा लग रहा था मुझे। मेरा लोगों के साथ जो तैयार थे बिल्कुल ये ना, लेकिन नहीं, उन्होंने जितनी बात की उससे पता चला कि हैड कंट्रोल। लोगों के साथ जितनी नाइंसाफियां, नाजरीन, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम करता है, अगर आप किसी बेचारे ऐसे शख्स से मिलें जिसके साथ कुछ हुआ हो तो आप उसकी जबान रोक नहीं सकते, उसके पास ऐसा कुछ होता है। मोहम्मद लुकमान साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी लुकमान भाई बताइए आपके तजर्बात कैसे रहे पुलिस के साथ? सर मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ सर। मैं चूँकि एक विजिटर हूँ, पूरा पाकिस्तान विजिट करता हूँ अपने बिजनेस के हवाले से। जी। पंजाब में रहता हूँ, सिंध भी गया हूँ, KPK भी गया हूँ और बलूचिस्तान भी गया हूँ। मगर मैंने सर चारों सूबों की जो पुलिस से सबसे जो ईमानदार पुलिस देखी है सर, वो KPK की पुलिस देखी है, जो आइन और कानून के मुताबिक चलती है। हमें उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया है। पंजाब लगा लें, सिंध लगा लें, जब भी पंजाब में हमने कहीं विजिट किया है या सिंध में किया है, यकीन करें पंजाब और सिंध की पुलिस तो सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद रोकते हैं और सरेआम रिश्वत का मुतालबा करते हैं। अच्छा, तो KP वाले क्यों ये पुलिस वाले सही हैं, आपको क्या लगता है? उन्होंने ऐसी क्या चीज की है जो बाकी नहीं करते? सर KPK वाले पिछले मंथ गालबन में मानसरा गया था एबटाबाद, तो रास्ते में हमें ट्रैफिक पुलिस ने पहले रोका। बिलीव कीजिए इंतहाई खुश रहकर और अच्छी तो उन्होंने तरीके के साथ हमसे बात की, लबो लहजा बेहतरीन था, पूछा, लाइसेंस दिखाया और लाइसेंस दिखाने के बाद उन्होंने हमें फौरन जाने के लिए दे दिया। आगे थोड़ा के आगे पाराचना की तरफ एक नाका लगा हुआ था KPK पुलिस का, सर्च कर रहे थे वो हर गाड़ी को। ठीक है, यकीन जानिए वहाँ पर उन्होंने गाड़ी सर्च की, नहायत अदब एहतराम के साथ पूछा, बायोडाटा दिया, सर्च किया और हमें उन्होंने जाने के लिए कह दिया। मैंने वहाँ रुककर 5-10 मिनट देखा कि वो मजीद लोगों को भी सर बड़े ही अच्छे अखलाक के साथ ट्रीट कर रहे थे, देख रहे थे। वाह पुलिस की फैसलाबाद में क्या बात है भाई। जबकि फैसलाबाद में सर बिलीव करें सबसे पहले पुलिस वालों की जबान पर बदअखलाकी होती है। सिंध में भी यही हाल है। सिंध में मेरा पिछले मंथ चक्कर लगा, बिलीव करें कि कुछ यहाँ पर कह नहीं सकता, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। कौन से इलाके गए थे सिंध में? मैं सर सिंध में हैदराबाद गया था सर। ठीक है, अच्छा। और हैदराबाद की पुलिस का अल्लाह अकबर क्या कहने। वैसे तो हमारे जो सियासी पार्टी है ये तो अरसद रात से घूमते कर रही है, मगर पुलिस में ये एक जरा पर पंजाब में और KPK में इस्लाहात लेके नहीं आए।
बिलीव कीजिए इनकी बोल चाल, इनका अंदाज गुफ्तगू ऐसा होता है जिस तरह वो बादशाह सलामत है और हम इनके नौकर चाकर करें। हम सर उनकी हिफाजत कर रहे हैं ना, जिस काम के लिए जो काम मकसूद है इनसे वो तो ये कर रहे हैं, उनको तो बचा रहे हैं, उनको तो उनका ख्याल भी रख रहे हैं, उन्होंने मकसूद से तो उनको रिश्वत ले ली ना, सलूट भी कर रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। अब आप और मैं और हम तो आवाम है सर, आवाम की क्या खाते औकात। में। चलिए थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद लुकमान साहब थे जो कि बता रहे थे कि उनके साथ क्या तजर्बात रहे पुलिस के। और बेसिकली देखें, रोकना तो पुलिस ने होता है, बहुत मर्तबा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में पुलिस आपको रोकती है फॉर डिफरेंट रीजंस। किसी की कोई गाड़ी चोरी हुई है, कोई इतला मिली है, कहीं नया नाका लगा दिया, वो रोकना रुकाना ये चीज चलती है। लेकिन रोकने के बाद क्या होता है? हाँ, सिर्फ जबान जो है ना, जिस तरह कहते हैं ना कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करने के बजाय सिर्फ देख ले और बात तरीके से कर ले तो आधी बीमारी आपकी वहां पे खत्म हो जाती है, हौसला आपको आ जाता है। उसी तरह पुलिस के पास जाना किसी शख्स का अपने काम से, या पुलिस का किसी सड़क पे आपको रोकना नाके की वजह से या किसी भी वजह से, कागजात चेक करने की वजह से, अगर बात ही वो इखलाक से और सही तरीके से कर ले तो आधी शर्म तो आपको वैसे ही आ जाती है कि अब मैंने अगर इसको पलट के कुछ कहा तो ये कितनी बुरी बात है, कितना बुरा लगेगा, तो आप भी फिर जरा ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। हाँ, उसमें भी अब्दुल सुभान साहब थर पार्कर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसा रहा आपका तजर्बा? आप थर पार्कर बड़ी दूर बैठे हैं, वहाँ की पुलिस का जरा हमें बताएं, कैसी है? जी, तजुर्बा इनका बहुत ही हमारे साथ खराब है। ये जगह जगह पे रिश्वत मांगते हैं। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो मुझे कहते हैं कि साइड पे करो। मैं मोटरसाइकिल साइड पे की है। अच्छा। वो कहते हैं कि आपके कागजात कहाँ है मोटरसाइकिल के? मैंने कहा सर मेरे साहब ने किसी काम से भेजा, मोटरसाइकिल उनकी है, तो मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। तो कहते हैं साहब बैठे मोबाइल में, इनसे बात करें। जब मैं उनके पास गया तो मुझे कहते हैं कौन हो? मैंने कहा मैं थर पार्कर का हूँ। तो बोलता हम भी बागड़ी नहीं है, 100 रुपये निकालो, किक मारो, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। हाँ, तो आपके पास भी तो गड़बड़ थी ना, कागजात नहीं रखे हुए थे आपने, तो उसने 100 रुपए में छोड़ दिया आपको, उसने तो डिस्काउंट दिया आपको। दूसरी बात, जब मैं जा रहा था दूध लेने तो इन्होंने चौक पे रोका है। जैसे आप किराना की दुकान पे जाते हैं हाँ। तो आप उनको कोई चीज लेते हैं तो उनके पास में चिमटे में पैसे फंसाए होते, इस तरह ये मोबाइल में साहब बैठे हुए और वो बकाया काट के दे रहे। अगर आप 1000 दे रहे हो तो 500 ले रहे हैं, 500 वापस कर रहे हैं। तो ये ईमानदारी से रिश्वत ले रहे थे मेरा ख्याल है। जैसे दुकान चलाई हुई है सर इन्होंने। सही है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। रशीद साहब है जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बताइए आपके क्या तजर्बात है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई रशीद साहब की। रशीद साहब नहीं है हमारे साथ, जी, लेकिन रशीद साहब की जो है वो कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें, बाकी जो लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि क्या तजर्बात उनके हुए हैं। और कई जगहों पर अच्छे लोग भी मिलते हैं। मतलब मैं अपना हाँ। अगर जाती तौर पर जिक्र करूं तो चाहे पेशावर हो या चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, आप सेलिब्रिटी है ना। मुझे तो नहीं भाई, सेलिब्रिटी होने के बावजूद उन्होंने मुझे कभी कोई डिस्काउंट नहीं दिया। 2 दफा मैंने चालान भी भरा होगा। मैंने कहा ये मेरा प्रोग्राम इधर हो रहा है, साथ जाने दो प्रोग्राम तुम्हारा सही करते हैं ना। नहीं, उन्होंने कहा मैडम अच्छा देखिए डिजिटल किया क्या था? बहुत सारी चीज, वो मेरा ख्याल है ओवर स्पीडिंग थी शायद, या 60 का था, 70 पे थी। ये भी नहीं कि बहुत तेज मैं तरीके से चलाती हूँ, लेकिन ये कि हल्की 5-10 का फर्क था बस था तो और 5-10 रुपए में फिर काम हो गया, बस खत्म। लेकिन इस सारी चीज को बेहतर बनाती है आपकी डिजिटलाइजेशन। अगर आपने उनको पर्ची सिस्टम पे लगाया हुआ है तो फिर पर्चियों का तो कोई काउंट हिसाब नहीं होता। आप उनको डिजिटल मैकेनिज्म दे दें और फिर उनको भी आपको दायरा कार में लाना पड़ेगा, वो खुद ही सीधे हो जाएंगे। मोहम्मद यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सर मैं गुलिस्तान जौहर से बात कर रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। बताओ कराची की पुलिस कैसी है? जी सर, वालेकुम सलाम सर। जी पुलिस भाई कैसी है? टीवी की आवाज बंद कर दो साहब। आपको बहुत बहुत मेहरबानी, आप बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम जब देखते हैं ना तो भी अच्छा नहीं है, बस ठीक है। 11 बजे तक हम आपके साथ होते हैं। बस ठीक है सर। थैंक यू। कौन सा ये आईजी लगा हुआ है? बस जिगरी थाने के ऊपर। हाँ बताएं। फिर क्या हुआ? सर टीवी की आवाज मैंने बंद कर दी। हाँ शाबाश। अब जरा बताएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गिजरी थाने पर गया था, मेरा चालान हो गया था। सही है। गिजरी थाने पर गया था, मेरा चालान हो गया था। ठीक है। तो मैं तो अपना शनाख्ती कार्ड लेने का गया था, तो मुझे थाने का नहीं पता था। एक पुलिस वाले से मैंने पूछा कि भैया गिजरी थाना कहाँ पर है? हाँ। तो वो यूँ टेढ़ा हो गया कि यहाँ से निकाल लो। कि अभी मुझे ये पता है कि उस पुलिस वाले को इतनी तमीज नहीं थी कि मेरे को थाना बता सकता था कि थाना वो है। फिर मैं दूसरे भाई पुलिस वाले के पास गया तो फिर उसने मेरे नारे से खींच लिया। उसको इतनी तमीज नहीं थी कि मुझे थाना बता सकता था कि थाना ये है। तमीज कहाँ से लाएंगे? तमीज की ट्रेनिंग नहीं। क्या पता उसको खुद ही ना पता हो।
बस सर यही तो मसला है हमारा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन साहब जो है बता रहे थे। भाई देखो बदतमीजियाँ जो है ना वो मत किया करो पुलिस वालों। बिल्कुल, प्यार मोहब्बत से भी बात कर सकते हो, कुछ ना पता हो कोई भी मतलब ठीक है तुम्हारे साथ, हम सब जानते हैं कि पुलिस के बजट क्या होते हैं, पुलिस का माहौल क्या होता है, पुलिस के मामलात क्या होते हैं, उन पर भी बड़े मसाइल होते हैं। हमें ये भी अंदाजा है कि आप लोगों की तनख्वाहें, फैसिलिटेशन, आप लोगों की भी रिसोर्सेज बहुत कम है। आखिरी कॉल ले लेते हैं, नदीम साहब है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम नदीम अमीन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। जी सर, मेरा असल में लाहौर में ज़्यादा यही मसला था कि मैं असल में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। तो अगर मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हो और जिस तरह आप अपने इदारों को मतलब आप जिस तरह पढ़ते हैं और सुनते हैं कि यार इदारे का रवैया इस तरह का होना चाहिए, जब हम ओरिजिनली किसी थाना कल्चर में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन से उलट हमें मतलब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को जो बंदा होता है उसको पता नहीं होता कि उसको अपने जो अदारा है उसके अंदर जाके किस तरह क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि हमारी आम आवाम को उनके अंदर थाने के अंदर जाने के बाद पता नहीं होता, मगर उनके रवैये इतने ज्यादा रूड होने की वजह से। और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कि वो आपको किसी वकील का सहारा नहीं लेने देते। अगर हम किसी वकील की तरफ जाएंगे, हमें हमारा मुकदमा लड़ने की, छोटा माइनर मुकदमा जिस तरह के, एक मेरा दोस्त है तो अगर उसको उन्होंने पकड़ा है ना तो मैं उसकी जगह पे अगर कोई बंदा लेके आऊंगा अपना वकील लेने के लिए, तो वो उसको इस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। आगे से वो कहते हैं ये आपने इस तरह क्यों किया, और वो रिश्वत रात को एक रात दो रात रखते हैं, बल्कि अगर कोई रिश्वत दे दे तो वो इस तरह करते हैं जेल में से निकाल के उसको एक सेपरेट जगह दे देते हैं और रहने के लिए अलग जगह मिलती है कि आप यहाँ पे रहें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जो पैसे नहीं देता जेल में बस वो जेल में चलता रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। बात ये है कि मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मसाइल का हल का आगाज अगर आपको शुरू करना है ना, बिल्कुल, तो वो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जबान को बेहतर करना बिल्कुल। और ये हम सब जानते हैं, आपके रिसोर्सेज बड़े कम है, बड़ी मुश्किलात में, बड़े सख्त कंडीशंस में आप लोग काम भी कर रहे हैं, खड़े हैं भूखे प्यासे, कभी कभी 12-12 घंटे की शिफ्ट है। ये सबको अंदाजा है, रियलाइजेशन है। इसीलिए हम बार बार आवाम को भी कहते हैं कि थोड़ा हौसला। लेकिन आप ये जहन में रखें कि आवाम आपने जो वर्दी पहनी है उसकी वजह से आपकी इज्जत में 200 गुना इजाफा कर देती है ऑलरेडी। आपके गुलाम नहीं है बेसिकली, आपको देखकर इज्जत करती है, एहतराम करती है, डंडे के जोर पर नहीं, आपकी वर्दी और पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते के जोर पर। उसी आवाम के लिए अपनी जबान को थोड़ा सा मीठा कर लें और एक मुस्कुराहट रखें चेहरे पर। कभी कभी जरा हो जाती है घर में लड़ाई। आवाम नहीं कहेगी कि हम कोई तुम्हारे गुलाम है, क्या ये नहीं कहेगी आवाम। ठीक है, ऐसे नहीं कहना चाहिए आप लोगों को, प्यार मोहब्बत से। इंशाल्लाह आप सब हमारे मुल्क के काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पर रखवाले हैं, बिल्कुल शहीद होते हैं, उन शहीदों को भी सलाम। पुलिस वालों को जो काम कर रहे होते हैं जी, मेहनत कर रहे होते हैं, उनको भी सलाम। और जो गड़बड़ कर रहे हैं जरा सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। ठीक है जी, और हम ज्यादा नहीं कुछ कह सकते, ज़ाहिर है आपने पुलिस की वर्दी पहनी है, हमें भी बाहर निकलना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हमने पिछले कुछ सालों में एक नए तरीके से जीना सीखा, हमने ऑनलाइन रिमोटली काम करना सीखा, एक दूसरे से दूर रहकर अपनी जानों को बचाना सीखा। और ये चीज़, इस चीज़ का सिलसिला वैसे तो शुरू चाइना से हुआ था और वो एक अलग डिबेट है कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया और चाइना ने अमेरिका पर लगाए, लेकिन कोविड के दौरान हमने ये ज़िंदगी का नया तर्ज अमल सीखा। अब चाइना में एक और वायरस ऐसा है जो बड़ा जोर पकड़ रहा है और जिसके रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये क्या वायरस है और कितना ख़तरनाक है, कितना फेटल है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जून अहमद खान साहब हैं, बीजिंग से, चाइना से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जून। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बताइए जी, ये क्या वायरस है नया जो कि फैला हुआ है, रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि बच्चों में हो रही है, क्या हो रहा है लोगों को? ये तो मतलब लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि बेसिकली जो न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में आई है वो मतलब कोई 5-6 दिन पहले आई है, पर एक्चुअली चाइनीज जो लोकल सोशल मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा था कुछ अर्से से कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जिसका माइकोप्लाज्मा निमोनिया प्रेडोमिनेंटली है, वो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर्स। और इसकी वजह जो है वो भी डिस्कस की जा रही थी। बेसिकली एक चीज़ जो काफ़ी साइंटिस्ट जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबली वो स्टडी कर रहे हैं, वो एक इम्यूनाइजेशन डेट
को स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी जिसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला टू इम्यूनिटी, टू बी एबल टू इम्यूनाइज, वहाँ पे आपको एक स्पाइक ऑफ इन्फेक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। ज़्यादातर ये नॉर्दर्न चाइना में हो रहा है, जहाँ पे ऑब्वियसली ठंड ज़्यादा होती है। आई थिंक इफ योर व्यूअर्स नो कि नॉर्थ और साउथ चाइना में ये बड़ा फ़र्क है कि नॉर्थ चाइना में ज़्यादा लोअर टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो अब जो 23 नवंबर को हुआ ये कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रिक्वेस्टेड डेटा हॉस्पिटल्स की सूरत हाल का जब पता चला, एंड 25 नवंबर तक चाइनीज एक्सपर्ट्स हैड शेयर्ड इट। अभी तक हमें ये पता है कि इट्स नॉट अ न्यू वायरस, इट इज बेसिकली द सेम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो बाकी ममालिक में भी आपको दिखा है कि उनका अकरेंस बढ़ गया है। दूसरा ये कि प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इसलिए ज़रूरी है इस वक्त समझना, बिकॉज ये वो बच्चे हैं जो पहली दफ़ा स्कूल जा रहे हैं इन अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, क्योंकि पिछले 3 सालों से कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से स्कूल काफ़ी हद तक बंद थे, या बच्चों ने बहुत मास्क पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, तो इन बच्चों की इम्यूनिटी भी रिलेटिवली कम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जून, ये भी बताइए कि इस वक्त के फिगर्स क्या हैं, कुछ नंबर्स आप दे सकती हैं हमें, कितने लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं? जो you know I don't have the exact numbers. हमने ये देखा है कि mostly जो I was trying to find the latest numbers but I don't have them on me. हमने percentage wise देखा है कि जो spike है इस साल वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी occur हो रही है, and दूसरा ये कि there is obviously a lot more patients in the hospitals. और इसके नतीजे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको एडवाइस किया जा रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ कमिंग डायरेक्टली टू अ मेन हॉस्पिटल, आप जो चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक्स हैं या जो इस बीमारी के रिलेटेड क्लिनिक्स हैं, खास तौर पे वी हैव स्पेशल सेंटर्स फॉर सीजनल वायरस एंड फ्लू एक्सेट्रा, निमोनिया, कोल्ड, उधर की तरफ रुझान करें. So I can't give you the exact numbers right now, but what I do know is that there is in terms of overall data of the number of people going to hospitals, वो काफ़ी बढ़ गया है. वो बाकी जो इस विंटर का फ्लू सीजन होता है उसके मुकाबले में ज़्यादा अर्ली लोग जा रहे हैं. एंड एक और जो यहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कोविड के दौरान लोग पेरेंट्स ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं. सो इफ अ चाइल्ड हैज अ फीवर ऑफ लाइक 38 डिग्रीज सेल्सियस व्हिच गिवन 36.7 इज द नॉर्मल, तो वो उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं. सो द प्रोबेबिलिटी of parents taking their children because of the COVID experience, because of being more cautious, is also higher. हाँ, वो ज़्यादा बढ़ गया. अच्छा, जो डेटा WHO ने मांगा था वो डेटा दे दिया गया है उनको, उस पर उन्होंने क्या कहा है? बिल्कुल वो दे चुके हैं डेटा. WHO ने 23 नवंबर को डेटा मांगा था. It's been a while and 25th तक the data had been shared. And the data basically explicitly states it's not a new virus, it is only occurrence of existing viruses. लेकिन उसकी percentage शायद ज़्यादा है, also because of immunization debt. कि काफ़ी सालों से people were not, they did not have the exposure. जो young बच्चे हैं खास तौर पे इस age group के, they were very well sheltered and protected against exposure to viruses. और इस phenomenon पे आप देखें कि American health experts ने, European health experts ने, दुनिया भर के ममालिक में एक तो ये trend हमने observe किया काफ़ी सालों से. कई ममालिक में ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया कि लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के बाद एकदम से occurrence of viruses occurs मतलब much higher than previously observed. और दूसरा कि इसकी वजूहात यही है कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई. और ये चीज़ भी इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है नोट करनी कि चाइना में हम लोग काफ़ी सालों से इस प्रोग्राम पे भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि चाइना में जो लॉकडाउन थे, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, और ख़ास तौर पे जो कैपेसिटी थी कि वायरसेस को सप्रेस किया गया, वो इस दुनिया में कम से कम इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड फॉर एनी कंट्री. सो द एक्सपोजर पीपल हैड, इवन इफ देयर वर नॉट लॉकडाउन्स, देयर वाज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का मैंडेट था. People were getting the vast majority of the population has not only been vaccinated twice against COVID but also has booster shots. So उस वजह से जो exposure है आबादी का to these regular जो influenzas और जिस तरह ये mycoplasma pneumonia है, वो जाहिरी बात है काफ़ी कम था. Especially the younger age group we are talking about, primary school students will be between 6 to 9-10 years old.
सही है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट की क्या मेजर्स हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस हवाले से, अगर ये बता सकें आप हमें फाइनली। मेन मेजर ये है कि पेरेंट्स को पहली बात है, इफ दे सी दीज सिम्टम्स, उनको एडवाइस किया गया है कि आप एकदम से मेजर हॉस्पिटल्स में ना जाएं, फीवर क्लिनिक्स में जाएं। नए फीवर क्लिनिक्स खोले गए हैं, उसका भी नंबर, आई मीन दिस इज अ डेवलपमेंट दैट्स ऑनगोइंग राइट नाउ, बट एडवाइजरी है कि या गो टू अ चाइल्ड्स हॉस्पिटल, अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और गो टू अ फीवर क्लिनिक। ये अवॉइड करने के लिए कि बहुत ज्यादा बच्चे जिनको निमोनिया है या ये सिम्टम्स शो करें वो एक जगह इकट्ठे ना हो, टू अवॉइड फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस। दिस इज द मेन प्रिकॉशन। एंड द अदर थिंग इज कि जो पेरेंट्स जिनको लग रहा है कि अभी सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं है, उनको भी प्रॉपर एडवाइजरी दी गई है व्हाट टू लुक फॉर, क्या वो घर पे टेस्ट कर सकते हैं, again to avoid a state of instant worry. But I can tell you one thing कि यहाँ पे चाइना में ये सोशल मीडिया पे डिस्कशन as I mentioned दो हफ्तों से हो रही है, 2.5 हफ्तों से हो रही है. There is a lot of debate on the exact implications of this rise in viruses, और ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि ग्लोबली क्या हम सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं, और वो वही है कि अगर एक आबादी इतने अरसे से इतनी वेल प्रोटेक्टेड है फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ एक्सपोजर्स, तो उसमें आप ये इंक्रीज ऑब्जर्व करते हैं. और एक और जो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक लाइट के बच्चों के होमवर्क सेंटर्स खोल दिए गए हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, तो यू विल सी पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन डूइंग देयर होमवर्क विद ड्रिप्स ऑन एज वेल. और इस पे एक सोशल मीडिया डिस्कशन हो रही है कि बच्चों को थोड़ा आराम भी करने दें, अगर वो 7 से 10 दिन जो कि पीरियड होता है रिकवर करने के लिए, उसमें वो पूरी तौर पे आराम करने के बजाय पेरेंट्स का और स्कूलों का थोड़ा प्रेशर है कि उस दौरान भी बच्चे बैठ के अस्पतालों में होमवर्क कर रहे हैं. So this is on a lighter note. But I think overall we see that the situation is nothing irregular. जो irregularity हमने 3 साल पहले देखी. It is more about the spike of the same kinds of infections and flus. And for now, the WHO and China are openly sharing data. And we just need to take some precautions to make sure कि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, उनको सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिले, और इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. जून अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ था चाइना से, और बता रही थी चाइना में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ फैल रही है. जी वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद. दुनिया की सबसे ज़्यादा कम उम्र ज़हीन बच्ची के बारे में आपको बताते हैं. आपकी बात नहीं हो रही है ये? मैं कहाँ कम उम्र हूँ? नहीं, मतलब ये कि आप एज्यूम तो कर सकती है ना कि जब मैं कम उम्र थी उस वक्त ज़हीन थी. वो उस वक्त आप माजी में चले जाएं कोई 40-45 साल पहले, तो आपको कौन रोक सकता है? समझदार होशियार खातून हूँ. हाँ. मैं ऐसी बेवकूफ़ाना अहमकाना चीज़ें नहीं करती हूँ. या अल्लाह, लोगों को खुशफहमियों से निकाल मेरे मालिक. और मैं आपको बताना चाहूँगा उस बच्ची के बारे में. सुने में क्या भाई, वो बच्ची है और उसने कमाल काम किया है जी. ये बच्ची मेंसा की सबसे कम उम्र मेंबर बनी है. मेंसा बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है जो कि सबसे ज़्यादा IQ जिन लोगों की होती है उनको मेंबर बनाता है. उनका एक टेस्ट लेता है मेंसा, और फिर उस टेस्ट के हिसाब से जो हाईएस्ट परसेंटाइल वाले लोग होते हैं वो लोग उस मेंबरशिप पे आ जाते हैं मेंसा की. और अमेरिका की ये 2 साल की बच्ची है और इसने अब मेंबरशिप हासिल कर ली है. गिनीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत केंटकी है, उसका शहर है क्रेस्टवुड, उससे ताल्लुक़ रखने वाली 2 साल ये बच्ची है, और इसका नाम है जी इज़ला मैकनेब. उसको अपने उम्र की कैटेगरी, फीमेल्स की कैटेगरी में जहानत के स्केल पर 99वें परसेंटाइल में रखा गया है. और इतनी ज़हीन बच्ची है ये, और इसको मेंसा का मेंबर बनाया गया है जी. देखें 2 साल की बच्ची क्या क्या कर रही है. 98% उनका जो है वो थ्रेशोल्ड होता है कि उससे ऊपर होना चाहिए. ये बच्ची 99 पे इस उम्र में 7 माह की उम्र में ये किताब में बनी हुई अशिया को देखकर जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन तक पहुंच जाती थी ये बच्ची. मतलब उसने किताब में देखी बिल्ली की तस्वीर तो वो बिल्ली तक पहुंच गई, उसने किताब में देखी कप की तस्वीर तो कप उठा लिया, तो वो रिलेट कर सकती थी. 18 महीने की उम्र में इसने हुरूफ की पहचान कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया इसने. और अब देखें वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट 2-year-old बेबी बन गई है ये. बिल्कुल, देखें क्या बात है भाई. मज़ेदार बच्ची है भी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी. और एक और चीज़ है जो बड़ी प्यारी हुआ करती थी, वो था टाइटैनिक.
हाँ, उसके बारे में लोग कहते थे बड़ा खूबसूरत जहाज है और वो अपनी तर्ज का एक बना था अपने वक्त में, सबसे बड़ा। अब उसके बाद एक और ऐसी शिप आई है जो कि दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज आइकॉन ऑफ द सीज को बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया के सामने पेश कर दिया गया है। और रॉयल कैरेबियन नामी कंपनी है, उन्होंने 28 बहरी जहाज़ों के बेड़े में इस जहाज़ को शामिल कर लिया है। फिनलैंड में तैयार के लिए होता है? जी, फिनलैंड में तैयार हुआ ये होने वाला जहाज़ है, ये बहरी जहाज़, और इसको 27 नवंबर को कंपनी के हवाले किया गया। डिज़ाइन से लेकर इसकी तैयारी तक 2.5 साल का अरसा लगा और बाकायदा पूरी, जिसको अब एक हाई राइज बिल्डिंग का टाइम जितना लगता है उतना ही इस पर भी लगा। अच्छा, ये जहाज़ जो है टाइटैनिक से 5 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसमें 20 जिसको हम कहते हैं कि अर्शे होते हैं, हाँ, ठीक है, डेक 20 डेक जो है। 2 साल की उम्र में अगर अकलमंद होती ना आप, तो आज भी होती। मैं बस हमेशा से ही जरा बेचारे, मैं देखें हर इंक्लूसिव एजुकेशन। नहीं, आप हैं अकलमंद हैं, आप कोशिश करें कोई जुगाड़ लगाएं, किसी तरह ये क्रूज पे जाने का कोई इंतजाम करवाएं। लेकिन आमतौर पर हमने वो वर्ड डेक सुना हुआ है ना, अब मैं सोच रही थी उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूं लोगों के लिए। लेकिन बहरहाल वो जो 20 डेक्स हैं इस पर इस पर मबनी होगी। न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क की नकल और मजीद सहूलियात दस्तयाब होंगी इसमें। उस पार्क के तर्ज अमल पर ये बेसिकली उसका नक्शा जो है वो बनाया गया है। और इसमें एक वक्त में 9,950 अफराद सफर कर सकेंगे। 9,950 बहुत ज्यादा तादाद है भाई। अच्छा, और 9,948 लोग जो हैं उनका तो आप देख लें, कोई भी कर लें, बाकी 2 जो है वो मैं जानता हूँ कौन है। और ये जनवरी 2024 में अपने पहले सफर पर रवाना होगा ये जहाज, जाने वाला है भाई। और ये 1,198 फुट बुलंद जहाज है, जिसका वजन 2,50,800 टन है। वाह भाई वाह, मतलब इट इज अ ह्यूज जायंट, जिसको कहते हैं ना, जायंट। और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप करार दिया गया है। ये बहरी जहाज पहले सफर के दौरान अमेरिकी शहर मियामी से कैरेबियन जजायर तक जाएगा और उसके बाद फिर जाने दे, उसको कोई रोके मत, रोके मत, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि हम आपको बताएं कि एक तरफ इंतहाई ज़हीन बच्ची, दुनिया की वाहिद और ज़हीन तरीन बच्ची, और दूसरी तरफ दुनिया का ये बड़ा तरीन जहाज। और अब मैं आपके पास बताता हूँ, कदीम तरीन चीज भी लेकर आता हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज आपको प्लॉट खरीदना था ना, आप जो कह रही थी मैं कोई दुबई में प्लॉट खरीद लूं, अमेरिका में खरीद लूं, विला। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़े जबरदस्त विला आए हैं भाई, मार्केट में दस्तयाब है। विले दुबई में नहीं है। अच्छा। ये है जी कदीम गारे हैं जी, कैम्ब्रिया। नहीं, मैं कोई आसारे कदीमा हूँ। अरे अच्छा लगेगा, आप सुने तो सही। पत्थर के जमाने की गारे हैं और जंगल है, ये बराए फरोख्त है, पत्थर के ज़माने की है उस वक्त की भाई। ये पेश कर दी गई है, 1960 में खुदाई हुई थी और वहाँ पर ये गारें निकली थी। अच्छा, और उसके बाद अब इन्होंने पेश कर दिया है कि चलो भाई। तो ये नेचुरल केव्स है या ये किसी शख्स ने बनाई है, क्या है इनका केव्स का जो गारे मारे हैं, ये क्या सिलसिला है? पत्थर के दौर में तो उसने कोई बनाए होंगे ना, नेचुरल बनाए होंगे उसने, कोई लोगों ने रहने के लिए बनाए होंगे, कुछ किया होगा। मैं उधर जाके थोड़ी तहकीक कर सकता हूँ। चले अच्छा आगे बढ़े कि ये किसने बनाए थे। मगर ये 1960 में दरियाफ्त हुए थे, जो आवाम के सामने आए थे। उसमें बर्तन भी मिले हैं, कदीम औजार भी मिले हैं, वो सारी चीजें भी होंगी इसमें। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। करेंगे क्या? टूरिस्ट स्पॉट, टूरिज्म कर सकते हैं, टिकट लगाएं, समझे बात है, कमाएं। दुबई में विलेज लेके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या कमाएंगे आप उससे? किराए पे चढ़ा देंगे उसको, किराए पे चढ़ा दूंगी उसको भी। तो ये भी तो किराए पे, ये तो बड़े नहीं, किराए पे क्यों चढ़ाऊंगी, मैं दुबई में जाके रहूंगी यार, मतलब। अच्छा ठीक है, और क्या, दुबई में जाके मैं रहूंगी, फिर आप लोग जब फैमिली के साथ आएंगे तो वहाँ पर भाई घर होगा ना। मैंने कहना भी तो किसी ने होगा कि कहीं और नहीं जाना, हमारा अपना घर है, इधर आना। तो ये काम होगा ना। तो हम अगर उधर रहेंगे तो फिर आप कहाँ रहेंगे? वैसे इतने कमरे तो होंगे ही उस विले में। विला हाँ भाई, विला मिला है तो फिर क्या बात है। बिल्कुल बेहतरीन है जी, जबरदस्त, ये अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि दिमागी तौर पर हम करार दे दी जाएंगे थोड़े के बाद। देखिए, नजर रखें तारों पर, बल्कि चांद पर आप नजर रखें तो तारों तक पहुंच पाएंगे आप। तारों पे नजर रखें तो चांद तक, चांद करीब है। चांद करीब है, ठीक है, जहां है कहीं नजर रख लें, कहीं ना कहीं दरमियान में तो लटक ही जाएंगे। आप हमें ठहरवा लीजिएगा, रेंट मत लीजिएगा। नहीं, रेंट नहीं लूंगी, ये तो अब हमारे वैल्यूज के खिलाफ है भाई। हम तो टिक्के विक्के का बंदोबस्त भी करेंगे, वहाँ पर बड़े पाकिस्तानी बड़े जबरदस्त रेस्टोरेंट्स हैं, जबरदस्त जी, सिंधी दरबार और पता नहीं कौन सा दरबार, ये बड़े मशहूर है वैसे दुबई के। चलो बस ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वो हम करने का प्लानिंग करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल जो है वो हम आपको छुट्टी देते हैं, हम भी छुट्टी लेते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।